संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो पल जब पूरी दुनिया की नजरें न्यूयॉर्क के हॉल पर टिकी हुई थी, क्योंकि वहां सिर्फ एक प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि कई दशकों से चले आ रहे संघर्ष की दिशा तय हो रही थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस था कि भारत उस स्टैंड पर क्या कुछ फैसला लेगा। वो भारत जो पिछले कई सालों से चुप रहा, वो भारत जो ना तो हां करता था ना ही ना। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में हाथ उठा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की, उस प्रस्ताव की जिसने इजराइल और अमेरिका को तिलमिला दिया और भारत के विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिखा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको बताएंगे कि भारत, फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्तों का पूरा इतिहास क्या है, भारत का रुख क्यों बदला और कैसे अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन पर अपनी छाप छोड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश हुआ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, फ्रांस ने इसे आगे बढ़ाया, सऊदी अरब ने इसमें सहयोग किया। मकसद था दशकों पुराने संघर्ष के समाधान को फिर से पटरी पर लाना। इस प्रस्ताव का समर्थन किया कुल 142 देशों ने और उनमें भारत भी शामिल रहा। वहीं 10 देश विरोध में थे, जिनमें अमेरिका और इजराइल सबसे ज्यादा मुखर थे। तो वहीं 12 देश तटस्थ रहे, यानी कि ना हां में रहे ना में रहे। प्रस्ताव साफ था कि फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिले, 2 देशों का समाधान हो, यानी कि एक स्वतंत्र इजराइल और एक संप्रभुत्व फिलिस्तीन। प्रस्ताव में क्या कहा गया वो भी आप जान लीजिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। 1200 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। प्रस्ताव में इसकी निंदा की गई, लेकिन साथ ही गाजा में इजराइल के जवाबी हमलों की भी आलोचना हुई। हजारों फिलिस्तीन मारे गए, लाखों लोग भुखमरी और पलायन का शिकार हुए। इस घोषणा पत्र ने इजराइल से अपील की कि कब्जा बंद करो, हिंसा बंद करो और 2 राज्य समाधान स्वीकार करें। अब इस बात पर इजराइल और अमेरिका का गुस्सा साफ दिखा। इजराइल इस प्रस्ताव को देखकर आग बबूला हो गया। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूएन हकीकत से कट चुका एक राजनीतिक मंच है। इसमें कहीं भी हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा गया। वहीं अमेरिका ने भी कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ऑर्टुगस ने इसे हमास के लिए तोहफा बताया और कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा भारत की वोटिंग पर हुई, क्योंकि भारत ने लंबे समय तक ऐसे प्रस्तावों से दूरी बनाई थी। पिछले 3 सालों में 4 बार भारत ने गजा युद्ध विराम वाले प्रस्तावों से खुद को अलग रखा, पर इस बार भारत ने चुप्पी तोड़ दी और फिलिस्तीन के लिए वोट किया। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब भारत ने फिलिस्तीन के लिए कोई बड़ा कदम उठाया हो। भारत का इतिहास बताता है कि उसने हमेशा फिलिस्तीन के हक की आवाज उठाई है। 1947 में जब यूएन ने फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना पेश की, तब भारत ने इसका विरोध किया था। 1974 में भारत ने PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी जनता का वैध प्रतिनिधि माना था और 1988 में जब फिलिस्तीन ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तो भारत ने उसे औपचारिक मान्यता दी थी। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का फिलिस्तीन के मुद्दे पर क्या स्टैंड रहा और कैसे कैसे वो शिफ्ट होता रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद से ही उन्होंने अरब देशों और फिलिस्तीन के अधिकारों की वकालत की। हालांकि 1948 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन राजनयिक रिश्ते नहीं बनाए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने यासिर अराफात को भारत का दोस्त ही नहीं, परिवार का सदस्य कहा था। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा अगर देखें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, तो 1988 में जब फिलिस्तीन ने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता दी थी। उन्होंने यूएन में साफ कहा था कि फिलिस्तीन के बिना मध्य पूर्व में शांति संभव नहीं है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने संतुलन की राजनीति शुरू की। 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आए, यानी भारत ने फिलिस्तीन को समर्थन बरकरार रखा, लेकिन इजराइल से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए। उनके दौर में भारत इजराइल रक्षा संबंध गहरे हुए, लेकिन भारत ने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखा। इसके बाद बारी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2018 में मोदी फिलिस्तीन भी गए। राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले, तब उन्होंने कहा कि भारत दो देश समाधान का समर्थन करता है। फिलहाल की भारत और इजराइल की नजदीकियों की बात करें तो 1992 में जब दोनों देशों ने औपचारिक संबंध बनाए, उसके बाद से इजराइल भारत का अहम सहयोगी बन गया। हथियार, कृषि तकनीक, साइबर सुरक्षा, इन सब में भारत इजराइल से साझेदारी मदद लेता है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। समुद्र किनारे टहलते हुए दोनों नेताओं की तस्वीर आपको याद होगी, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल देखें तो भारत की रणनीति हमेशा संतुलन की रही। फिलिस्तीन को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन, तो साथ ही साथ इजराइल से रक्षा और तकनीकी का सहयोग। लेकिन अब सवाल है कि भारत का जो ताजा वोटिंग पैटर्न था, यानी कि उसने फिलिस्तीन के समर्थन में जो वोट किया, उससे उसके बदलाव के क्या संकेत हैं? भारत का इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने के कई अहम मायने बताए जा रहे हैं। पहला कि अमेरिका और इजराइल जैसे करीबी सहयोगियों के खिलाफ जाना आसान नहीं, लेकिन भारत ने यह जोखिम उठाया। इसका मतलब कि भारत फिलिस्तीन की आजादी और अधिकारों पर अब खुलकर खड़ा हो रहा है, तो होना चाहता है, तो वहीं साथ ही साथ अमेरिका को भी आंख दिखाते हुए भारत यहां पर दिखता है। देखा जाए तो तीनों देशों के रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं। भारत फिलिस्तीन को दोस्त मानता है, भारत इजराइल को सहयोगी मानता है और दोनों देशों से संतुलन बनाकर चलना चाहता है। वहीं फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात जब दिल्ली आते थे तो उन्हें घर जैसा माहौल मिलता था। इजराइल के नेता नेतन्याहू जब मोदी के साथ मंच पर आते हैं तो दुनिया देखती है कि दोनों नेताओं में काफी नजदीकी दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर भारत का वोट सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय फैसला नहीं है, ये फैसला आने वाले कई सालों तक कई सारे जियोपॉलिटिकल स्तर पर बड़े आयाम लिखेगा। देखना होगा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता है तो क्या इजराइल से दूरी बनाता है या फिर इजराइल के साथ भी अपनी दोस्ती जारी रखता है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।